कितने लोग मुझे जानते हैं, तो हम ढूंढ कर उनको लाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे विश्व में एक झंडा गाड़ा जिसका नाम है इस्लाम, लेकिन अपने भाई को नहीं पहचान पाता है। उसके पीछे क्या है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो भैया हम उस हद तक पहुंच नहीं पाते। और भाई ने कहा कि आज सारण की धरती पर बहुत सारे मुसलमान हैं, अपनी बिरादरी की तो बातें छोड़ दीजिए, हम लोग तो खाने वाले में से हैं। एक छिपा लेकर जाते थे और 3 बजे भोर में नाद पर बैठ कर खाते थे, हम धोबी कहलाते थे, हमको अछूत समझा जाता था, इनार से पानी नहीं भरने दिया था। उसी कौम से हम आते हैं और अपने को हम बड़े बड़े चले गए। याद, वो जो बुजुर्ग है उनको याद होगा, लेकिन अपने बच्चे में वो तालीम नहीं देता है कि हम किस कहाँ से निकल के यहाँ तक आए हुए, और हम भुला चुके हैं उस चीज़ को। खुद देख ले बनी से। आज यही लोग थे आर्मी में जाकर बहाल होते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सिग्नेचर करना जानते थे, धोबी जाति पर बहाल हो जाते थे। आज उनके बच्चों को MA BA करने के बाद क्यों नहीं बहालियाँ हो रही है? उसके पीछे रीजन क्या है? आपने कभी सोचा नहीं होगा। अटल जी की सरकार से धोबी जाति के सीट पर किसी भी जाति को बहाली करना शुरू कर दिया गया, आपके बच्चे छटना शुरू कर दिए। किसी को मालूम है? अभी 2019 में 2 कानून लागू हुआ, किसी को मालूम है? एक फसल बर्बाद, एक नस्ल बर्बाद। फसल बर्बाद ने किसानों ने लड़के उस कानून को वापस करा दिया, फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक नस्ल बर्बाद, स्वर्ण जाति 10% है, 10% को मोदी जी ने आके आरक्षण दे दिया। यूपी में जाइएगा 25% स्वर्ण जाति का आरक्षण EWS में मिल रहा है। आपके बच्चे को 80 नंबर पर है, दूसरे के बच्चे को 60 नंबर पर हो रहा है। यह है भारत के संविधान का जो कानून कह रहा है। लेकिन हमारी आवाम सोई हुई है, हमको पता ही नहीं है हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उस बच्चे से पूछिए जो 1 नंबर के लिए छट के आता है, उससे पूछिए कि आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का मतलब क्या है। 1 नंबर के लिए छटने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आरक्षण से मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब होता है हल्का सहयोग करना, कोई पीछे चल रहा है उसको सहयोग करके आगे बढ़ा देना, यही आरक्षण का मतलब है। लोगों के दिमाग में है कि आरक्षण अनुसूचित जाति में चले जाएंगे, हम तो अनुसूचित जाति हो जाएंगे। हमारे पूर्वज भारत के जितने मुसलमान हैं कन्वर्टेड मुसलमान हैं, और उस जमाने में लोग कन्वर्ट होके जब हमारी क्या होती है, अनुसूचित जाति को पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उस समय इस्लाम को में आए तो भैया कि समान हो गए, बराबर हो गए। तो मस्जिद में जाने के लिए बराबर हो गए। तो इस्लाम में तो कोई जाति नहीं है, मुसलमान में जाति है कि नहीं है ना जी? तो भैया एक बिरादरी, जब मुसलमान कोई जाति नहीं है तो किसी के यहाँ कोई विवाह कर लेता है कि वो अपने जात में जाके खोज कर विवाह करता, तो जाति हुआ कि नहीं हुआ? तो जाति यदि हुआ तो भैया आप जान लिए कि भारत के मुसलमान में जातियां हैं। भारत के मुसलमान में जातियां हैं, इसलिए कई वर्गों में बांटा गया है, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको क्या कहा जाता है मालूम है? एक आदमी बता दे भाई, किसको मालूम है? तो नहीं, अर्जाल बोला जाता है, अशराफ बोला जाता है, नहीं जानते हो? जाए 3 वर्गों में बांटा गया, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। अब हम जब शुरू में 20 में जाए कार्ड बांटने के लिए हवारी लिखा कर, तो धोबी लोग पूछता है कि हवारी किस चिड़िया का नाम है, ये बताइए हमको। हमारी जाहिलियत कितनी है ये बात समझिए, इस बात को हम कितने पढ़े लिखे हैं ये बात समझिए। हवारी के नाम से भी कोई नहीं जानता है। और मात्र 2 जगह ऐसा जगह हमको देखने को मिला जहां हमारे बिरादरी में टाइटल लगे हुए थे, एक था कोपा, दूसरा था तेजपुरवा। हमारी जाति के नाम में टाइटल लगा हुआ एक हमको कोपा मिला और दूसरा मिला भाई जी तेजपुरवा। बाकी कहीं हमारी जाति का भैया विवेचना नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो लोग शिक्षित थे इसलिए लगा लिए थे, और नहीं तो मुस्लिम गांव में वो थे, लोगों को उर्दू के बारे में जानकारी थी इसीलिए लगाए थे, जो भी हो सकता है। तो दोस्त मैं ये कहना चाहूँगा, हर इंसान अपना पेट भर रहा है, कोई खाए बगैर नहीं मर रहा है।
लेकिन एक जमाना था कि लोग सोचते थे कि क्या खाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछिए ना भाई, ये एक टाइम का होता था तो दूसरे टाइम के लिए क्या होता था। चाचा गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? तो उस दिन था कि भैया क्या खाए, तो हमारी सोच निम्न थी और खुदा ने आज इतना दे दिया कि क्या क्या खाए, हमारी सोच भी उससे बदतर हो गई है। यही तो हमारा प्रोग्रेस हुआ है धोबी जाति का। हमारा प्रोग्रेस धोबी जाति का यही हो गया। एक बड़ियार आदमी हो गया है और पटीदार को केस में लपेट के मुंगा रहा है। यही था हमारी। अरे आए लोगों, इस भारत के संविधान से सीखिए कि अंग्रेजी सरकार ने 1936 में हमको शेड्यूल कास्ट में वर्णन करके गया था। ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 1950 2 अगस्त 1950 को अध्यादेश लाकर केवल हिंदू जाति के जो लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई और हिंदू में को की गई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको हटा दिया गया। लेकिन 56 ने सिख लोगों ने लड़ाई लड़ी और फिर उस कानून में संशोधन करके अपने को 341 में जोड़वा कर आरक्षण ले लिए। 90 में मंडल कमीशन लागू होता है। उसके बाद उसमें जैन और बौद्ध धर्म को रामविलास पासवान दे दिए और रामविलास पासवान से हम लोगों ने जब चर्चाएं की तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपके उलमा से पूछे थे, उन्होंने मना किया, इसलिए भैया आप लोगों को नहीं जोड़ा गया। आज हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस नंबर 180/2004 है। जो नेट चलाना जानते हैं वो भैया देख सकते हैं किस स्थिति में हम हैं। आपका भाई कोई लड़ रहा है, आप खा के सो रहे हैं, कोई ना कोई आपका भाई है जो लड़ रहा है। तो जिसकी जितनी शिक्षा होगी, जिसकी जितनी चेतना होगी, उसके लिए वो लड़ेगा। वो कहेगा नहीं, लड़ेगा। और सरकार के द्वारा, सुप्रीम न्यायालय के द्वारा सरकार को भैया नोटिस दिया गया कि भैया इस पर आपका क्या विवेचना है, कहिए। उन्होंने विवेचना में दिया कि यदि इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा तो धर्मांतरण बढ़ जाएगा, धर्म लोग बदलना शुरू कर देगा। पेपर का कटिंग है, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। उसके बाद इस चुनाव को टालने के लिए जे कृष्णमूर्ति आयोग का गठन करके अब 2 साल में रिपोर्ट देगी तो सरकार आपके बारे में सोचेगी कि आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इनके ऊपर सोचा जाए और उसे 341 में संशोधन करके उस लायक है तो भैया भी इनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन मैं यदि चिल्ला रहा हूं केवल मेरे बच्चे को मिलेगा, आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। तो सामाजिक लड़ाई में भाई बहुत सारे चीज है। कुछ भाइयों ने कहा कि भैया 90 से चल रहा है, उस दिन कहाँ थे, फलाना ठिकाना दुकाना। अरे वो भाई तो बढ़िया थे जो पैदल चले जाते थे, किसी मीटिंग को अटेंड कर लेते थे, साइकिल से चले जाते थे, मीटिंग को अटेंड कर लेते थे, चटाई पर बैठ कर अटेंड कर लेते हैं। यहाँ चटाई बिछा दिया था, आधा आदमी उठ कर भाग जाएगा। वो मिल्लत जो हमारे बुजुर्गों ने छोड़ के गए हैं, वो मिल्लत हमारे पास है नहीं है। आज एक भाई की बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई भी उस पर ताकीद नहीं कर रहा है कि अगला का शादी विवाह कर दिया। आज जहां तक ये क्या है, आरक्षण की मांग यदि हम कर रहे हैं, अब उसके माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये मोहब्बत का पैगाम आपके घरों घरों में पहुंचाने की मेरी कोशिश है। घरों घरों में पहुंचाने की मेरी कोशिश है कि हम वहां तक पहुंचे और हमसे उनसे परिचय हुआ, हमारा उनसे परिचय। कमेटी का गठन करना माने संगठन को मजबूत करना। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम झंडा के बैनर तले हम सरकार तक नहीं पहुंच सकते। और कोई भी हो जो हमारी आरक्षण की मांग करेगी या भाजपा सरकार क्यों नहीं हो, उसका साथ हम समर्थन देंगे। जो हमारी बातों को नहीं मानेगा उसका भैया हम समर्थन देंगे। कारण हमारी वोट का महत्व क्या है। हर इंसान वोट देता है ना भाई। आपका एगो विधायक विधानसभा में है तब भैया है, आपका लोकसभा में एगो है कोई सांसद,
पूरे भारत में आपकी जनसंख्या कितनी होगी? रियलाइज कीजिएगा, महसूस कीजिएगा आप लोग। आप वोट दे देते हैं। भाई ने कहा कि 4 गो वोट का मतलब, 4 गो विधायक का मतलब है कि भैया सारे लोगों को नीचे से ऊपर ले जीतनराम डन करवा दिया। 4 वोट का महत्व तो यह है कि डन करा दिया। और आपके इतने लोग हैं, इतने वोट हैं, आप लोगों को वोटों का महत्व क्या है? भैया पत्तल खाओ और फेंक दो, हमारे वोट का यही महत्व है। पत्तल खाओ फेंक दो, यही वोट का महत्व है। हम संगठित नहीं है। भाई ने कहा कि वो 20% लेके संगठित है, हम 25% लेके असंगठित है, हमारा कोई वैल्यूएशन नहीं। दूसरी बात, एक लड़का ने बोला कि भैया वो तो 25% बढ़िया है। जब आपका जनसंख्या बढ़ेगा उसमें भी परिवर्तन होगा भाई। और उसका यदि 50 नंबर पर सिलेक्शन होता है, अनुसूचित जाति का 40 नंबर पर होता है, तो भैया आपको कहाँ रहना बेहतर होगा? सोचिएगा ना, लेवल देखेंगे ना भाई। तो कहने का मतलब है कि हमारी मांग है कि हमको, आज मेरे पास एक रिकॉर्ड है, अनुसूचित जाति में जो हिंदुआ धोबी जिसको बैठा बोलते हैं, हमने शायद बसहिया मीटिंग में इस चीज़ को जिक्र किया था और दूसरे दिन पेपर में आ गया था। क्या जिक्र था कि अनुसूचित जाति में जो बैठा जाति है वो सबसे अव्वल नंबर पे है, सबसे अव्वल नंबर पे है। और हमने ये तो नेट से रिसर्च करके निकाला था, तब तक तीसरे दिन या चौथे दिन पेपर में आ गया। इनके भाई साहब हमारे मोबाइल पर भेजे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो लोग जागरूक हैं, इसके प्रति अपना काम करते हैं, उसके बाद शिक्षा पर लगातार संख्या भी है, शिक्षा भी है। और यदि हमारी जनसंख्या बिहार में कम दिखाई गई है, उसके पीछे हम ही दोषी हैं। टाउन में जो लोग बस गए हैं भैया, धोबी नहीं लिखवाते हैं। अंसारी लिख दो, खान शेख लिख दो, बैठान लिख दो। एक क्वेश्चन ही भैले से कम भैल बा। दोसर क्वेश्चन भैल कि मास्टर साहब द्वार पहले है कौन जात धोबी। अब वो धोबी तो धोबी तो 84 नंबर पर है। वो 84 में टिक हो गया, खाली कोड भरना था, उसमें लिखना भी नहीं था भाई, केवल कोड भरना था। तो 96 भरा कि 84 भरा, आपने देखा नहीं। तो यहाँ से है, हमको लगता है कि बिहार में हमारी आबादी 10 लाख से प्लस में है। इसलिए मैं छापरा का आकलन करता हूँ ना, तो छापरा में हम लोग कम से कम 1 लाख से कम नहीं है। आप देख लीजिएगा, 3 गांव की आबादी मैं बता रहा हूँ। एक डेरनी फुर्सतपुर है, एक बकवा गांव है, एगो बसहिया गांव, पूरा गांव वही है। तो आप सोच सकते हैं। और हर मैंने 20 गो गाँव में 15 गो आपके लोग हैं। 20 गांव में 5 गो में नहीं है, 15 गो में 2 घर हो चाहे 10 घर हो, हमारी आबादी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपने को महत्व नहीं समझते हैं। हमारी महत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है। दाढ़ी वाले जाते थे कहीं भी या कहते थे कि ये पूरब है, पश्चिम को पूरब कह देते थे, अदर लोग मान लेते थे उनकी बातों को। इसलिए कि हमारा ईमान ही कच्चा हो गया है, तो हम पक्के कहाँ से रहेंगे। आज जरूरत है हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों की ज़रूरत है कि भैया जी बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैट्रिक करने के बाद उसको कोई गाइड नहीं कर पाता है कि वो किस रास्ते में जाएंगे। इंटर करने के बाद उसको कोई सजेशन नहीं दे पाता है कि वो किस टाइप के है। इसीलिए हमारे बच्चे जानते हैं, आगे जाके रास्ते में रुक जाते हैं। बात मेरा सत्य है या गलत है? सत्य है। तो उसको मार्गदर्शन आपको यदि मिला हुआ है शिक्षा, तो आप एक बच्चे को मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। कोई 1 मिनट के लिए समय नहीं देना चाहता है। और यही कारण है कि भैया हमारे बच्चे अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। जो नौकरी थी आर्मी वाला, वो परसेंटेज कम हो गया। जितना बिल्डिंग बना हुआ है अपने समाज में, अपनी धोबी बरादरी में, उसमें 99% वो फौज की देन है। 99% वो फौज की देन है। प्राइवेट जॉब में कितने हैं ये छोड़ दीजिए, सिविल सर्विस में कितने लोग हैं ये आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो भी छीन गया और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा?
100 साल जहाँ पहले थे वहाँ 100 साल पीछे हम अभी बिता रहे हैं। इसके लिए कौन सोचेगा भाई? और गांव-गांव में कार्ड बांटने के बाद भी हमारे भाई नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि एक दिन था जो क्या खाएं, आज हम क्या क्या खाएं, उसके बाद भी हमारे ब्रेन का विकास नहीं हो रहा है। अब लास्ट में यही बोलूँगा कि संगठन आपके लिए है, आप संगठन के लिए, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, मैं आपके मन से निकाल दूँ। और जो भाई यहाँ से चलना शुरू करेगा उसी के साथ हमें, कारण कि लोगों के मन में किसी टाइप का ये जाने और अनजाने में किसी व्यक्ति से यदि गलती होती है तो क्या होता है, एक आदमी देख लेता है, धीरे से उसे कहता है कि भैया यहाँ गलती आप बोल रहे हैं, लेकिन मंच के द्वारा कोई कुछ बोल रहा है उस पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। रह गई बात कि एक प्रश्न था कि भैया बच्चे को पढ़ाना है, ये मिशन का पहला रोल है भाई। दूसरा है कि भैया जो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं मैट्रिक के बाद, उनको भैया आप चिन्हित कीजिए, ये कमेटी पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ने में मदद करें। तीसरा, जिसकी भाई गरीब परिवार है, किसी कारण से शादी विवाह नहीं होता है, कमेटी में हमारे जितने जो उससे भैया चंदा, अभी तो फंड नहीं है लेकिन चंदा वसूल कर हमको पहुंचाने की कोशिश करें। और भैया चौथा, जो सरकार से हमारी डिमांड है उसको हमको लेकर आना है, इसलिए कि लोगों ने कहा कि गरम दल और नरम दल दोनों दल की जरूरत है। दाल और भात नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता है, लोटा और डोरी नहीं होगा तो भैया मज़ा नहीं आता। तो भैया हर इंसान को क्या चाहिए भैया, एकदम मुस्तकिल से हमको झंडा को पकड़े रहना है। तो वही कहा गया है कि देखिए आज बहुत सारी समस्याएं हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, और आज जितना भी सरकार की बात बताई जाए वो कम है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं पढ़ा लिखा है। तो वही कहा है कि मुश्किलें दिल से इरादे गिराएगी, निगाहों से ख्वाबों की पर्दे हटाएगी, गिरकर कभी हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त, ये ठोकरे ही जीवन में आपको चलना सिखाएगा। तो मैं यही कहूँगा लास्ट आवर में कि भैया आप एक बनिए और नेक बनिए। और दूसरी बात है कि आज जितने हमारे नौजवान हैं सबसे ज़्यादा कतरा रहे हैं धोबी कहलाने से, उसके पीछे कारण क्या है? अरे धोबी के बाद छोड़ो, क्वालिटी पैदा करो। कोई धोबी तुमको नहीं बोलेगा, तुमको कलेक्टर बोलेगा, तुमको जज बोलेगा, तुमको वकील बोलेगा, तुमको डॉक्टर बोलेगा, लेकिन क्वालिटी पैदा करो। और एक आदमी तो जनक चमार कहा कि सांसद में पहुंच गए, गलत बात है कि सही बात है? तो उसको लाज शर्म नहीं, हमको लाज शर्म है। हम तो फक्र से कहते हैं कि सीना फाड़ के यहाँ धोबी है बात कर रहे थे। क्वालिटी पैदा कीजिए, कारण जब आपके अंदर ज्ञान होगा ना तो किसी भी मुकालमा। इसीलिए अंबेडकर जी ने एक लाइन लिखा है कि जिसने शेरनी का दूध पिया है, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया है, वो कहीं भी दहाड़ सकता है। तो दोस्त आज भी मेरी उम्र 57 साल की हो गई, आज भी मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं 90 के ज़माने में M.Com किया हुआ हूँ, टीचर की नौकरी करके मैंने छोड़ दिया, LIC को पकड़ा हूँ। आज LIC से मेरी रोजी रोटी चलती है। 15 दिन LIC करता हूँ और 15 दिन अपने समाज की सेवा के लिए समर्पित। आज तबीयत आज 4 दिन से हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी आपके बीच, इसलिए कि मैंने इसका वृक्षारोपण किया है। इसको उस मंजिल तक ले जाना है जहां हमारे सारे बच्चों के भविष्य, हमारे खानदान की भविष्य सुधर जाए। और दूसरी बात है कि भाई आज हमारे दादा ने पेट बांध कर 10 कट्ठा जमीन बचा लिया, वो आज भी मैं उससे बो कर खाता हूँ। और यदि ये मिशन यदि मेरा कामयाब हुआ तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सुरक्षा दे के जाएगी, ये सुरक्षा का कवच पहना के जाएंगे। ये मेरा मिशन है। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, धोबी संगठन जिंदाबाद, धोबी संगठन जिंदाबाद, धोबी संगठन जिंदाबाद।